बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा 26 लेक्चर है, 27वां लेक्चर है और आज हम रिटर्न स्टेटमेंट का रूल 2 to 5 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जितना मुश्किल है मैं उतना ही उसको इजी वे में जो है वो एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। हम शुरू करते हैं जी। अच्छा, क्या हो गया है। अच्छा, आज हमने पढ़ना है रूल 2 और वो क्या कहता है, वो कहता है new facts must be specifically pleaded. The defendant must raise by his pleading all matters which show the suit not to be maintainable, or that the transaction is either void or voidable in point of law, and all such grounds of defense as, if not raised, would be likely to take the opposite party by surprise, ठीक है, और would raise issues of fact not arising out of plaint, as for instance fraud, limitation, release, payment, performance or fact showing illegality। ये टेक्स्ट जितना आपको मुश्किल लग रहा है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो लास्ट पे इसको पढ़ूंगा तो आपको उतना ही इजीली इसको जो है वो समझ आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि रूल 2 है क्या। आपने कभी देखी रिटर्न स्टेटमेंट? उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस और एक होता है ऑन मेरिट। उर्दू में या लिखा होता है उजराते इब्तदाई और जो दूसरा हिस्सा होता है वो होता है बरवाकियात, ऐसे ही है ना। तो ये जो उजराते इब्तदाई है ना, यही रूल 2 है, यही रूल 2 है, जिसमें वो लिखता है जी दावा काबिल पेश रफ्ताना है, मुद्दाले जो है वो क्या लिखते हैं, हाँ, गदले हाथों से आया, यानी प्लेंटिफ हैज नॉट कम टू द कोर्ट विद क्लीन हैंड। तो वो उसको उर्दू में इस तरह लिखते हैं कि जो मुद्दई है वो गदले हाथों से आया है या साफ हाथों से ना आया है। फिर लिखा होता है जी दावा जो है वो टाइम बार्ड है, यानी दावा जो है वो जायदुल मियाद है, होपलेसली टाइम बार्ड है। या लिखा होता है जी, या ऐसे जो ऑब्जेक्शंस जो लिखे होते हैं वो बेसिकली क्या है, वो रूल 2 है, ठीक है। अच्छा, आपको एक और बात भी बता दूं, देखें रिटर्न स्टेटमेंट में एक तो वो बात है ना कि जो उसने उसके सवालात का जवाब देना है, उसके एलिगेशंस का जवाब देना है। किसके एलिगेशंस का जवाब देना है? प्लेंटिफ की प्लेंट के, ठीक है। वो आगे है रूल 3, 4 और 5 कि उसने उनको किस तरह से उसके एलिगेशंस का जवाब देना है, ठीक है। लेकिन वो अपनी भी बात कह सकता है, वो अपना भी डिफेंस, एक नई बात, नए फैक्ट्स भी कह सकता है। इवन वो अपना वो सेट ऑफ वाला क्लेम जो है उसको भी वो जो है अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो क्या कर सकता है, वो एस्टेब्लिश कर सकता है। तो जो रूल 2 है वो बात कर रहा है न्यू फैक्ट्स की, कि जो डिफेंडेंट उसमें क्या कर सकता है, शामिल कर सकता है, ठीक है। होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। अब मैंने क्या किया है, मैंने ये जो रूल 2 है ना, इसको बड़ी ना इजी वर्डिंग में लिखा है, तो इंशाल्लाह आपको सारी समझ आ जाएगी, ठीक है। ले जी शुरू करते हैं, ठीक है। ये आ गया रूल 2, ये होप कि आपको नजर आ रहा है। ये क्या कहता है, ऑर्डर 8 रूल 2, और उसका टाइटल है न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेसिफिकली डिनाइड। नहीं, ये क्या, हाँ, मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड। अगर वो नए फैक्ट्स देना चाहता है तो स्पेसिफिक, अब मैं आगे पढ़ने लगा हूं, जो मैंने इजी लैंग्वेज आपके लिख के ली। सेज दैट in addition to the reply of the facts alleged by the plaintiff, all new facts relating to any of the following categories must be specifically pleaded through written statement। अच्छा, वो नए फैक्ट्स की क्या क्या कैटेगरीज हो सकती हैं? सबसे पहली बात वो कहता है all matters showing that the suit is not maintainable,
यानी वो लिखे कि वो सूट क्यों मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है, मसलन अब मैंने बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए कुछ एग्जांपल्स तैयार किए हैं। वो क्या है, that the plaintiff and defendant both are co-owner in respect of the suit property, या वो अपनी written statement लिख रहा है। It is settled principle of law that no suit lies against a co-owner except a suit for partition. So instant suit for permanent injunction is not maintainable against the defendant and the plaintiff is liable to be rejected। ठीक है, अब ये देखें, ये जो उसने बात लिखी है कि भाई एक ओनर के अगेंस्ट सिर्फ पार्टीशन का दावा हो सकता है, इंजंक्शन का दावा नहीं हो सकता, लिहाजा ये दावा मेंटेनेबल नहीं है। तो ये किस चीज की एग्जांपल है, ये इसकी एग्जांपल है, ये ऑल मैटर शोइंग दैट द सूट इज नॉट मेंटेनेबल। तो वो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखी है कि वो ये कहना चाहता है, या वो ये कह सकता है कि जनाब ये रेस जुडिकाटा में आता है, रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रहा है, लिहाजा ये सूट मेंटेनेबल नहीं है और प्लेंट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड एंड द प्लेंट इज एंड the plaintiff in the instant suit is liable to be rejected by exercising power under order 11, rule 11 clause D। यानी ये उसने लिखा है। तो ये आपको समझ आ गई है, ये पहले की मिसाल समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। कहता है all matters showing that alleged transaction is either void or voidable in the eye of law। अगर वो ये कहना चाहता है कि ये जो ट्रांजैक्शन अलेज कर रहा है ये वॉइड या वॉइडेबल है, तो वो उसकी रीजन भी लिखे, वो उसको स्पेसिफिकली अलेज भी करे। अब मसलन मिसाल लिखी है that at the time of formation of agreement to sell, defendant was a minor, so agreement to sell suit property is void in the eye of law। मतलब वो ये कहना चाहता है कि भाई ये जो एग्रीमेंट हुआ था, मैं तो उस वक्त वैसे ही माइनर था, तो ये ट्रांजैक्शन तो वैसे ही वाइड है। तो आपको एग्जांपल मिल गई ये दूसरे की भी। ठीक है, तो ये एडिशनल फैक्ट्स हैं जो कि उसको कहने होंगे, किसमें कहने होंगे उसको, उसके अंदर अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में। अब तीसरे जो मैटर है वो ये है, all grounds of defense as if not raised would be likely to take the opposite party by surprise। हाँ, अब उसने हर वो बात जो कि दूसरी पार्टी के लिए सरप्राइज ना हो, वो उसने अपने उसमें जो है वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में जो है वो ग्राउंड ऑफ डिफेंस के तौर पे जो है वो लिखनी है। मैंने एक मिसाल लिखी है, मैं आपको समझाता हूँ। मसलन वो कहता है द ग्राउंड ऑफ डिफेंस दैट डिफेंडेंट सिग्नेचर एंड थंब इंप्रेशन वर टेकन ऑन द एग्रीमेंट ऑन गन पॉइंट। ये उसका मौक़िफ़ है, उसका डिफेंस है कि भाई ये जो मेरे इसके ऊपर सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन है ना, ये किसके ऊपर है, किसके ऊपर लिए गए थे, गन पॉइंट के ऊपर लिए गए थे। इफ नॉट taken in the written statement but later on alleged through evidence, it shall amount to take the plaintiff by surprise। तो अगर वो उसने रिटर्न स्टेटमेंट में ये बात नहीं लिखी लेकिन एविडेंस में जाके ये बात कहेगा, तो ये क्या होगा, प्लेंटिफ के लिए सरप्राइज होगा और इसकी कोर्ट उसको इजाजत नहीं देगा। और ये हमने रूल 6 में पढ़ा था कि पार्टी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स प्लीडिंग। याद आया आपको? तो ये किसकी मिसाल मैंने आपको दी थी, ऑल ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस एज इफ नॉट रेज्ड वुड बी लाइकली टू टेक द अपोजिट पार्टी बाय सरप्राइज। अच्छा, अब एक चौथी चीज है, वो क्या है, all grounds which would raise issue of fact not arising from the plaint। अच्छा, अब वो चीजें जो वो डिफेंडेंट कहना चाहता है, जिस पर इशू लगेगा, वो भी उसने जरूर कहनी है। मसलन फ्रॉड अलेज करता है, वो लिमिटेशन की बात करता है, सारी बात उस पर इशू लगेगा। रिलीज की बात करता है, पेमेंट की बात करता है, परफॉर्मेंस की बात करता है,
ये वो चीजें हैं जो कि दोनों पार्टियों के दरमियान क्या हो जाएंगी, फैक्टिंग इशू हो जाएंगी। तो फिर इसके ऊपर जो है इशू लगेगा, लिहाजा उसको ये वाली जो ग्राउंड्स हैं ये भी उसको स्पेसिफिकली जो है उसमें क्या करनी होंगी, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में अलेज करनी होंगी। तो इसकी तो एग्जांपल की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल सी बात है कि जहाँ पे वो समझता है फ्रॉड हुआ है, लिमिटेशन है, या वो समझता है कि पेमेंट का इशू है, रिलीज हो गया, यानी वो उसकी लाइबिलिटी खत्म हो गई या परफॉर्मेंस की बात है, तो वो उसको स्पेसिफिकली क्या करे, अलेज करे। ठीक है। और अब एक पांचवी चीज जो उसने अलेज करनी है, ऑल द फैक्ट्स शोइंग इलीगैलिटी। मसलन that the plaintiff was appointed as the director of the company without the consent of the shareholders। तो ये वो बेसिकली क्या है, एक इलीगैलिटी बताना चाह रहा है एक ट्रांजैक्शन के अंदर, या एक उसके अंदर वो क्या कहते हैं जो जो के सब्जेक्ट मैटर है। तो उस सूरत में उसने स्पेसिफिकली जो है उसको क्या करना है, लेज करना है। या वो ये कहना चाहता है जी कि ये जीएचक्यू की परमिशन के बगैर ही ये प्रॉपर्टी एलिनेट हो गई, तो उस सूरत में भी उसने जो है वो स्पेसिफिकली क्या करना है उसने, यानी उस फैक्ट को जो है वो अलेज करना है। तो बच्चों बोलो फिर आपको समझ आ गई इसकी, है समझ आ गई। अब मैं पढ़ूं इसको जरा दोबारा, अब आपको समझ आ जाएगी। Facts, new facts must be specifically pleaded. The defendant must raise by his pleading all matters which show that the suit not to be maintainable or that the transaction is either void or voidable in point of law, and all such grounds of defense as if not raised would be likely to take the opposite party by surprise or would raise issue of fact not arising out of the plot, as for instance fraud, limitation, payment, performance and fact showing illegality। बच्चों बोलो इसमें कौन सी मुश्किल वाली बात है। होप कि आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि अगर उसने ये न्यू फैक्ट्स नहीं लिखे तो उसका इफेक्ट क्या होगा। गौर करें, याद करें, हमने पढ़ा था ना रूल 6 में जर्नल प्रिंसिपल था डिपार्चर ऑफ द प्लीडिंग, के पार्टी अपनी प्लीडिंग से पीछे नहीं हट सकती। ठीक है, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। याद आया कि जो लिख दिया, जैसा लिख दिया, जितना लिख दिया, वो उससे आगे पीछे नहीं जा सकता। याद आया आपको। ये देखिए मैंने ऑर्डर 6 रूल 7 निकाला है डिपार्चर वाला। नो प्लीडिंग शैल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट रेज एनी न्यू ग्राउंड और क्लेम और कंटेन एनी ग्रेजुएशन ऑफ फैक्ट इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस प्लीडिंग ऑफ द पार्टी प्लीडिंग द सेम। याद करें, इसको हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा था। तो ये फिर उसके कंसीक्वेंसेस क्या हो जाएंगे कि वो बाद में एक्सेप्ट बाय विद द परमिशन टू अमेंड इज रिटन स्टेटमेंट वो वाले जो न्यू फैक्ट्स हैं उनको शामिल नहीं कर सकेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक पैरा लिखा आपके लिए, ये इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू रेज द मैटर और ग्राउंड एट डिस्कस इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट दोज मैटर और ग्राउंड्स वर अगेंस्ट द डिफेंडेंट, further defendant will be unable to raise those matters at subsequent stage as matter of right except by amending his pleading with the permission of the court। हाँ जी, बोले जी, समझ आ गई आपको। चले, थैंक यू सो मच। अब हम आगे चलते हैं और अब हम जो है वो आगे पढ़ते हैं, जो रूल 3 है वो पढ़ते हैं अब। ठीक है, डिनायल टू बी स्पेसिफिक। ठीक है, it shall not be sufficient for a defendant in his written statement to deny generally the grounds alleged by the plaintiff, but the defendant must deal specifically with each allegation of fact of which he does not admit the truth except damages। लो बच्चों, इसकी भी आपको ना मिसाल एग्जांपल्स के साथ ही आनी है। अब मैंने आपके साथ एग्जांपल यहाँ लिखी है, इनके ये देखें, मैं आपके लिए एग्जांपल रखता हूँ। क्या है, in a suit for recovery of maintenance and dowry articles, some point of plaintiff's plaint is as under। ठीक है, फर्ज करें प्लेंटिफ की प्लेंट ये है, दावा किस चीज का है बच्चों, दावा किस चीज का है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस एंड डावरी आर्टिकल्स का। ठीक है, अच्छा, और वो उसमें
क्या कहता है उसके प्लेन के पैरे हैं दैट एट द टाइम ऑफ मैरिज डावरी आर्टिकल्स ऑफ वर्थ रुपीज 10 लाख एज पर लिस्ट नेक्स्ट टू द प्लेंट वर गिवन टू द प्लेंटिफ व्हिच आर इन द पोजीशन ऑफ द डिफेंडेंट बट ही इज नॉट विलिंग टू रिटर्न द सेम। ये प्लेंटिफ का एक मौक़िफ़ है। क्या है? एक मौक़िफ़ है। अच्छा, उसका एक और मौक़िफ़ है। वो कहता है दैट द डिफेंडेंट इज अ बिजनेसमैन and is earning about rupees 2 lakh per month, so he can maintain each plaintiff at the rate of rupees 20,000 per month। नहीं जी, ये प्लेंटिफ का क्या है? एक वर्शन है। प्लेंटिफ का एक वर्शन है। अच्छा, अब डिफेंडेंट जो है वो क्या करता है? वो अगर ये जवाब देता है दोनों का, कहता है ऑल एलिगेशन मेड इन द प्लेंट आर डिनाइड। क्या कहता है? कहता है ऑल एलिगेशंस मेड इन द प्लेंट आर डिनाइड। इस तरह करके वो जवाब देता है, या वो इस तरह जवाब देता है, कहता है ऑल एलिगेशंस मेड इन पैरा 1 and 2 आर डिनाइड। फर्ज करें तो भाई ये रूल 3 की वायलेशन है। क्यों? क्योंकि रूल 3 ने क्या कहा था? उसने कहा था हर एलिगेशन को स्पेसिफिकली डिनाई करो, तुम सबको इकट्ठा डिनाई नहीं कर सकते। देखें, इट शेल नॉट बी सफिशिएंट फॉर अ डिफेंडेंट इन हिज रिटन स्टेटमेंट टू डिनाई जनरली द ग्राउंड्स अलेज्ड बाय द प्लेंटिफ, बट द डिफेंडेंट मस्ट डील स्पेसिफिकली विद ईच एलिगेशन ऑफ फैक्ट व्हिच ही डज नॉट एडमिट टू बी ट्रू एक्सेप्ट डैमेजेस। तो आपको इसकी समझ आई। अच्छा, फिर एक और बात देखें। अच्छा, अगेन रिप्लाई इन द फॉलोइंग वे इज नॉट एज पर रूल 3। मसलन कहता है नो नीड ऑफ रिप्लाई आर अननोन। भाई देखो, ये है ना, या तुम इसको एडमिट कर लो या तुम इसको डिनाई कर लो। ठीक है, तुम ये क्या कह रहे हो? नो नीड ऑफ रिप्लाई आर नॉट नोन मेरे इल्म में ना है। ठीक है, तो क्या ये स्पेसिफिक डिनाइल है? नहीं है। तो फिर ये अगेन किसकी वायलेशन हो गई? रूल 3 की। इवन ये रूल 4 की भी वायलेशन है, वो मैं बताता हूँ किस तरह से, तो आपको समझ आ गई। अच्छा, अब इसका इन दोनों का प्रॉपर वे क्या था? इन दोनों का प्रॉपर वे क्या था? प्रॉपर वे ये था, ये देखें। अच्छा, जरा ये चीज देख लें। कह रहा है नाउ फॉलोइंग रिप्लाई इज एज पर ऑर्डर 8 रूल 3 बट इट इज वायलेशन ऑफ रूल 4 विच विल बी डिस्कस फर्दर। फिलहाल आप देखें रूल 3 का मुताबिक उसने क्या उसका जवाब देना था। या तो कहता डिनाइड, या कहता इट इज डिनाइड दैट एट द टाइम, ये है स्पेसिफिक डिनाइड, it is denied that at the time of marriage dowry articles of worth 10 lakh as per list next to plate were given to the plaintiff which are in possession of the defendant but he is not willing to return the same। मैं ये पूरी वो जो बात कह रहा है मैं इसको क्या करता हूँ? डिनाई करता हूँ। अगर वो सिंपल डिनाइड भी लिख दे ना तो ये भी ठीक है, चलो उसने डिनाई तो किया ना। स्पेसिफिकली डिनाई करने से मुराद बच्चों ये है कि या तो वो उसको एडमिट कर ले या कहे मेरा इनकार है। लेकिन अगर वो ये कहता है, कुछ कहता ही नहीं है, यानी वो कोई नई कहानी उस फिक्रे में लिख के तो वो आगे चला जाता है, ना उसका इनकार करता है ना वो उसका हाँ करता है। ठीक है, यानी गोल मोल जवाब लिख रहा है। भाई अगर डिनाई करना है तो लिखो डिनाइड, अगर एडमिट करना है तो लिखो एडमिटेड। लेकिन अगर आप दोनों ही लिखते हैं और आप उस बात का जवाब ही नहीं देते, आप एक कोई तीसरी बात लिख के चले जाते हो, तो वो फिर किसकी वायलेशन हो जाएगी? वो रूल जो है वो किसकी वायलेशन हो जाएगी? वो रूल 3 की जो है वो वायलेशन हो जाएगी। अगर डिनाई करना है तो स्पेसिफिकली डिनाई करना है। इसी तरह डिनाइड आर इट इज डिनाइड दैट डिफेंडेंट इज अ बिजनेसमैन एंड ये। अच्छा बच्चों, ये रूल 3 की तो ये हो गई, ये पूरी हो गई वो कार्रवाई, लेकिन ये रूल 4 की फिर भी वायलेशन है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें, एक मिनट, पहले हम रूल 3 को एक दफा पढ़ लें।
denial to be specific. It shall not be sufficient for defendant in his written statement to deny generally the ground alleged by plaintiff, but the defendant must deal specifically with his allegation of the fact which he does not admit to victory except damages. देखिए damages जो होते हैं वो बेसिकली जो होते हैं वो tortious liability है, अनलिक्विडेटेड यूजुअली डैमेजेस होते हैं, तो उसमें जो है वो उसने प्लेंटिफ ने अपना केस जो है वो अपने वे में उसने साबित करना होता है। तो वहां पे एक एक्सेप्शन है जहां रूल 3 कहता है कि उसको स्पेसिफिकली जो है वो डिनाई करने की उसको जरूरत नहीं है वो, ठीक है, लेकिन अदरवाइज हर प्लेट में हर पैरे को उसने स्पेसिफिकली क्या करना है, उसने डिनाई करना है। अब जो मैं आता हूँ रूल 4 पे, रूल 4 क्या कहता है, अवेसिव डिनायल। वो कहता है वेयर अ डिफेंडेंट डिनाइज an allegation of fact in the plaint, he must do so evasively. He must not do so evasively, but answer the point of substance. देखो बच्चों आगे उसने एक एग्जांपल दी है, वो कहता है thus if it is alleged that he received a certain amount of sum, it shall not be sufficient to deny that he received that particular amount, but he must deny that he received that sum, that he must deny that he received that sum or any part thereof, else set out how much he received, and if any allegation is made with the diverse circumstances, it shall not be sufficient to deny it along with those circumstances. देखिए उसने एग्जांपल दिया, देखें जो रूल था वो तो उसने यहाँ पे बता दिया, वो क्या है, वो उसने ये कह दिया where a defendant denies an allegation of fact in the plaint, he must not do so evasively but answer the point of substance। ठीक है, आगे उसने एक मिसाल दी, वो कहता है कि अगर प्लेंटिफ का मौकफ ये है कि इसने मुझसे 10,000 रुपए लिए हैं, इसने मुझसे 10,000 रुपए लिए हैं, तो वो कहता है ये काफी नहीं होगा कह देना कि मैंने कोई रकम नहीं ली, बल्कि उसको कहना होगा कि मैंने वो 10,000 रुपया या उसका कोई हिस्सा नहीं लिया, यानी बात वाजे करनी होगी। ठीक है, यानी वो ये नहीं कह सकता कि जनाब ये जो कह रहा 10,000 रुपया वो मैंने नहीं लिया, बल्कि देखिए डिफेंडेंट कहता है इसने 10,000 रुपये उधारे लिए, वो कहता है जी मैंने 10,000 रुपया उधारा नहीं लिया। ठीक है, तो वो वाजे करे कि जनाब मैंने कोई पैसा भी नहीं इससे लिया, ना वो रकम ली, ना ही पार्टली उससे लिया। ठीक है, और else set out how much he received, और अगर उसने कुछ लिया है तो वो उसको वाजे करे, उसको एक्सप्लेन करे। and if an allegation is made with the diverse circumstances, it shall not be sufficient to deny it along with those circumstances। ठीक है, अच्छा ये जो चीज है ना, इसको मैं एक एग्जांपल के साथ जो है ना उसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, देखें इधर आ जाए अब ये प्लेंटिफ का मौकफ क्या था, प्लेंटिफ का मौकफ ये था कि जनाब मुझे 10 लाख रुपए के डावरी आर्टिकल दिए गए थे जो उसके कब्जे में है। ठीक है, और डिफेंडेंट कहता है जी, फिर वो कहता है कि ये जी 2 लाख रुपया महीना कमाता है और ये 20,000 रुपया दे सकता है। अच्छा, डिफेंडेंट ने रूल 3 की रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए उसने कहा कि जनाब मैं इसको कोई 10 लाख रुपए के डावरी आर्टिकल्स जो थे नहीं, वो कहता है जी कि ये जो कहती है 10 लाख रुपए के जो डावरी आर्टिकल दिए गए थे वो मेरे कब्जे में, मैं इसका इनकार करता हूँ। ठीक है, और ये जो कहती है 2 लाख रुपए दिए गए थे और मैं 20,000 दे सकता हूँ, मैं इसका इनकार करता हूँ। बच्चों क्या ये रूल 4 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। क्यों बोला भाई, इतना काफी नहीं है ये कह देना कि जनाब ये जो बात कह रही मैं उसका डिनाई करता हूं। अब देखें इसका प्रॉपर जवाब क्या था, वो ये था इट इज डिनाइड दैट एट द टाइम ऑफ married dowry worth per list were given to the plaintiff which are in possession of the नहीं सॉरी ये तो वही एग्जांपल रिपीट हो गई। ये
ये देखें, पहले वो रूल 3 की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है जी, नो डाउरी एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब आगे देखें वो लिख रहा है, वो कह रहा है, आगे वो रीजन लिख रहा है, as the parents of the plaintiff were so poor that they were not in a position to give articles as per list attached to the plaint of huge value। अब वो लिख रहा है, वो कह रहा है इसके वालदेन इतने गरीब थे कि वो इस काबिल ही नहीं थे वो इसको कोई वो देते, वो सामान भेज देते। तो देखें ये बात जो है ये रूल 4 पे पूरी उतरती है कि उसका अवेसिव डिनायल नहीं है। उसने ये बात भी कही है कि ये जो बात कह रही है रूल 3 के मुताबिक मैं इसको डिनाई करता हूँ, स्पेसिफिकली डिनाई करता हूं कि 10 लाख के डावरी आर्टिकल नहीं किए थे, और रूल 4 की रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए वो ये कहता है इसलिए नहीं दिए गए थे क्योंकि उसके वालिदैन इस काबिल ही नहीं थे। या वो ये लिख सकता है रूल 4 की रिक्वायरमेंट पूरी, फ्यू डावरी आर्टिकल्स एज पर लिस्ट अटैच टू द रिटन स्टेटमेंट। वो कह रहा है जो मैं लिस्ट लगा रहा हूं उसके मुताबिक दिए गए थे एंड गिवन टू एंड व्हिच आर लाइंग एट द हाउस ऑफ द डिफेंडेंट एंड डिफेंडेंट इज रेडी टू रिटर्न द सेम। या वो कहता है कि कुछ आर्टिकल दिए गए थे और जिनको के जिसकी मैंने तफसील अपने रिटर्न स्टेटमेंट के साथ लगाई है और मैं वो वापस करने के लिए तैयार हूं। तो क्यों भाई, आपको मेरी बात की समझ आ गई? अच्छा, अगर वो ये लिख देता मसलन वो ये करके लिख देता that what that few dowry articles were given to the plaintiff which she has already taken back। अच्छा बच्चों बताओ क्या ये रूल 4 की रिक्वायरमेंट पूरी करता है कि वो कहता है ये कुछ डावरी आर्टिकल लेके आई थी जो ये वापस ले गई है? नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि वो उन फ्यू आर्टिकल्स को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा। वो उसको बताना चाहिए ना कि जनाब ये यानी फ्यू आर्टिकल्स का मतलब है कि 10 लाख रुपए वाले या जो उसकी लिस्ट थी उससे मैं डिनाई करता हूं। फ्यू आर्टिकल्स अगर लाई थी तो भैया आप बताओ ना वो कौन से मोटे मोटे कौन से आर्टिकल्स थे, और फिर या फिर वो जो वापस लेके गई है उसकी तफसील तो बताओ। अदरवाइज तो कोर्ट आपका आंसर अवेसी भी समझेगी ना कि आपने उसका पूरा जवाब जो है वो नहीं दिया, आपने उसकी तफसील नहीं बताई। इसी तरह आप एक और बात देखें, डिनाइड आरईटी डिनाइड डिफेंडेंट बिजनेसमैन एंड ये देखें, ये तो उसने रूल 3 की जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, ठीक है। आगे वो लिखता है इन फैक्ट डिफेंडेंट इज अ जॉबलेस पर्सन। देखो अब वो वजह भी बता रहा है, अब वो उसका जवाब दे रहा है किसका कि भाई मैं 20 लाख रुपया 2 लाख रुपया नहीं कमाता जैसे ये कह रही है, और आगे वो कहता है क्योंकि मैं बेरोजगार हूं। या वो कहता है कि जनाब डिफेंडेंट इज अ लेबरर अर्निंग अबाउट 20,000 पर मंथ। तो अब बात पूरी हो गई। देखो उसी की बात को डिनाई कर देना काफी नहीं होगा कुछ जगहों पे, अनलेस के रूल 4 के तहत आप उसकी वजाहत भी करें, ठीक है। तो बच्चों होप कि आपको रूल 4 की भी जो है वो समझ आ गई है। रूल 3 कहता है कि डिनाई करना है तो फिर खुल के डिनाई करना है कि मैं इसको डिनाई करता हूं, और रूल 4 कहता है कि अगर डिनाई करना है तो विद रीजंस करना है, ठीक है। विद रीजंस आपने उसका जो है उसको जो है वो डिनाई करना है, ठीक है। आपने सिंपल उसकी बात को डिनाई नहीं करना, आपने उसका हर लिहाज से आपने उसका जो है वो डिनाई करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं रूल 5 के ऊपर। अच्छा जी, ऑर्डर रूल 5 क्या है देखें, specific denial. Every allegation of fact in plaint, if not denied specifically or per necessary implications, or stated to be not admitted in pleading of the defendant, shall be taken to be admitted, except as against the person under disability, provided that the court may, in its discretion, require any facts so admitted to be proved otherwise than by such admission। देखो बच्चों मैंने आपके लिए लिखा है, मैंने कहा रूल 5 इज द इम्प्लीकेशन ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ रूल 4। ना उसने डिनाई किया स्पेसिफिकली, ना उसने विद रीजंस डिनाई किया,
तो अब रूल 5 उसकी इम्प्लीकेशन क्या बताता है, वो कहता है इट इज स्टेटेड दैट एवरी एलिगेशन फैक्ट इन द प्लेंटिफ नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली आर नॉट डिनाइड बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन, यानी विद रीजनिंग आर स्टेटेड टू बी नॉट एडमिटेड, ठीक है, द सेड एलिगेशन शैल बी टेकन टू बी एडमिटेड एक्सेप्ट एज अगेंस्ट पर्सन डिसमिटर। बच्चों वो पता क्या कहना चाहता है, वो कहता है अवेसिव डिनायल या डिनायल इन जर्नल या डिनायल नॉट स्पेसिफिक डिनायल अमाउंट्स टू एडमिशन, ये कहता है। वो कहता है जहां पे गोलमोल जवाब दोगे ना, कि मसलन ना हाँ में जवाब देते हो ना में जवाब देते हो, आप कह देते हो इल्म नहीं है, तो इसको कहेंगे अवेसिव डिनायल रूल 4 के मुताबिक। और रूल 5 कहता है कि वो क्या होगा, उसको क्या काउंट किया जाएगा, उसको काउंट किया जाएगा एडमिशन। और यहाँ पे कानून शहादत आर्टिकल 113 वाला जो है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ये वाला प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करेगा। अब कोर्ट की ये मर्जी होगी क्या, कि वो जो है वो ये कहते हुए कि इसने रिटन स्टेटमेंट में इसका डिनायल अवेसिव है अंडर रूल 4, सो अंडर रूल 5 अवेसिव डिनायल अमाउंट्स टू एडमिशन, लिहाजा मैं ये दावा जो है वो डिक्री करता हूँ। कोर्ट ये कर सकती है, लेकिन जो प्रोवाइजो है वो ये कहता है कि फिर भी कोर्ट की ये मर्जी होगी क्या, वो स्टिल अगर चाहे तो वो कहे ठीक है लेकिन मैं फिर भी एविडेंस लूंगी, ये कोर्ट की जो है वो मर्जी है। समझ आ गई आप लोगों को, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, वो स्टिल एविडेंस कॉल कर ले और बेशक मौके पे उसका जो है वो फैसला कर ले, ठीक है। अच्छा, और ये वाला जो रूल है ये अगेंस्ट पर्सन डिसेबल, मसलन अगर एक दावा जो है वो एक जवाब दावे में जो है वो जो है पार्टी जो है वो एक माइनर है, अनसाउंड माइंड है, तो वहां पे रूल 5 जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। तो हो क्या आपको मेरी बात की जो है वो समझ आ गई है, ठीक है। Here, the principle that facts submitted need not to be will apply, and the court will be at liberty to decide the case without recording of further evidence. However, it will be the discretion of the court to decide the case at once or still call the evidence of those for to prove those allegations. ठीक है, और उसके बाद क्रक्स क्या है, रूल 3 कहता है you want to deny must deny specifically, ठीक है। ये ना कहो कि इल्म ना है या गलत है, ये नहीं है, स्पेसिफिकली कहो कि ये जो कह रहा है मैं इसको डिनाई कहता हूँ। और रूल 4 क्या कहता है, वो कहता है डिनाई इन ऑल एस्पेक्ट या डिनाई विद रीजंस, ठीक है। और उसके बाद रूल 5 क्या कहता है, वो अगर कहता है कि इफ नॉट डिनाइड और नॉट डिनाइड विद रीजन इट विल बी डीम्ड टू बी एडमिटेड टू बी ट्रू एंड करेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। तो बच्चों आज का लेक्चर जो था वो थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन मैंने कोशिश की है मैं आपको वो एक्सप्लेन करूं। आप कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, हर किसी से शेयर भी कीजिएगा।